हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार। चैप्टर 3। नया करने के लिए दुनिया से अलग बनना पड़ता है। गर्मी के मौसम में मैं प्रायः नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। मुझे तो स्ट्रॉबेरी तथा क्रीम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यह पता चला कि मछलियों को कीड़े पसंद थे तो मछली पकड़ते जाते समय मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद भूल जाता था। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी या क्रीम का चारा नहीं लगाता था, बल्कि कीड़ों को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम इसी का प्रयोग क्यों नहीं करते? यही तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया था। एक बार किसी ने उनसे यह प्रश्न पूछ लिया कि वे किस प्रकार युद्ध के दौरान भी सत्ता में बने रहे, जबकि युद्ध काल के अन्य नेता विल्सन, ऑरलैंडो तथा क्लेमेंचो सब भुला दिए गए। तो उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि उन्होंने इस बात को भली भांति सीख लिया था कि किस प्रकार मछली की पसंद का खाना उसे पकड़ने के लिए हुक में लगाया जाए। इस बात में तो कोई लाभ नहीं कि हम क्या चाहते हैं, यह तो सरासर बचकाना है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है। आप जो कुछ चाहते हैं उसमें आपकी रुचि छिपी हुई है, परंतु इसमें किसी अन्य की कोई रुचि नहीं है। हम सब यही तो करते हैं, हम सब केवल स्वयं में ही रुचि लेते हैं। इसीलिए इस पूरी दुनिया में दूसरों को प्रभावित करने का सबसे सफल तरीका यही है कि हम सामने वाले की इच्छाओं को महत्व दें, उसी के हिसाब से बात करें और उसे यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है। अब जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहे तो इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटिए, फटकारिए नहीं, उसे 10 बातें मत सुनाइए। यह मत बताइए कि आप चाहते क्या है। आप उसे समझाइए कि अगर वह सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन पाएगा या एथलेटिक्स कप कभी भी नहीं जीत सकेगा। यह बात केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों या चिंपैंजियों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, एक बार राल्फ वाल्डो इमर्सन तथा उनका बेटा एक बछड़े को तबेले में ले जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इमर्सन उसे धक्का दे रहे थे तथा पुत्र उसे खींच रहा था। वे भी अपनी इच्छानुसार काम कर रहे थे और बछड़ा भी वही कर रहा था। जो वे लोग कर रहे थे वह भी केवल अपनी ही इच्छा की चिंता कर रहा था। इसीलिए उसने अपने पैर सख्ती से ज़मीन में गड़ा लिए और मैदान तबेले की ओर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक आयरिश नौकरानी ने यह सब देख लिया। वह इमर्सन की भांति निबंध या पुस्तक लेखन तो कर नहीं सकती थी, लेकिन उसने इमर्सन तथा उसके बेटे से ज़्यादा दुनियादारी की समझ थी। उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बछड़ा आखिर चाहता क्या है, और उसने अपनी उंगलियां बछड़े के मुंह में डाल दी। बछड़ा मज़े से उंगली चूसते हुए आगे बढ़ गया। जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से वह जो कुछ भी करता है कुछ प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए ही करता है। यहाँ तक कि कुछ क्रॉस में दिया जाने वाला धन भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। आप एक सुंदर निस्वार्थ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किए जाने वाले दैवी कार्य करना चाहते हैं। ईश्वर का भी यही मत है। जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की सहायतार्थ करते हो वह सब तुम मेरे लिए ही करते हो। सोचिए, यदि आपके मन में पैसे की इच्छा अधिक होती और आप लोगों की भलाई की इच्छा नहीं रखते तो आप ऐसा कभी भी नहीं करते। या फिर आपने रेड क्रॉस में यह चंदा इसीलिए दे दिया हो
कि इनकार करने में आपको लज्जा अनुभव हो रही हो, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हो, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि आपके द्वारा रेड क्रॉस में दिया गया चंदा आपकी चाहत का ही एक हिस्सा था। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने अपनी विख्यात पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है, कर्म तो हमारी मूलभूत इच्छा से ही पैदा होता है। इसीलिए व्यापार, स्कूल, घर तथा राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वालों के लिए सबसे कारगर सलाह यही दी जा सकती है, जिसने यह काम कर लिया उसके साथ तो पूरी दुनिया है, और जो यह ना कर सका वह अकेला ही रह जाएगा। एंड्रियो कार्नेगी स्कॉटलैंड में बहुत गरीबी में पले बढ़े थे। अपनी नौकरी की शुरुआत में उन्हें तो 2 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से मिलते थे, लेकिन उन्हीं एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में $365 मिलियन दान में दे दिए थे। तो क्या था इतनी विशाल सफलता का रहस्य? उन्होंने प्रारंभ से ही यह सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित कैसे करना चाहिए। स्कूल तो वे बस 4 साल गए थे, लेकिन लोक व्यवहार की पाठशाला के वे एक निपुण विद्यार्थी थे। एक बार उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बेहद चिंतित थी। वे येल में रहते थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वे अपनी माँ की चिट्ठियों का भी उत्तर नहीं देते थे। इस पर कार्नेगी ने अपनी इस रिश्तेदार से $100 की शर्त लगा ली कि वह लौटती डाक से चिट्ठी के अपने उत्तर मंगा कर दिखाएगा तथा उत्तर देने के लिए उन बच्चों को विवश भी नहीं करेगा। शर्त लगाने के पश्चात कार्नेगी ने उन बच्चों को एक लंबी सी चिट्ठी लिख दी तथा अंत में यह भी लिख दिया कि वह प्रत्येक के लिए $5 का नोट साथ में भेज रहा है। लेकिन कार्नेगी ने कोई भी नोट नहीं भेजा था और फिर चमत्कार हो गया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी का उत्तर आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था। और उसके बाद क्या लिखा हुआ यह तो आप स्वयं समझ सकते हैं। स्वयं की बात को मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षण में भाग लिया था। एक दिन शाम को घर लौटने पर स्टैन ने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा टिम फर्श पर बैठा बैठा पैर पटक रहा है और चीख चिल्ला रहा है। कारण उसे अगले दिन से किंडरगार्टन स्कूल में जाना था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। यदि कोई अन्य होता तो ऐसे समय में ज़बरदस्ती उसको कमरे में ले जाकर उससे सख्ती से पेश आता, लेकिन उस शाम स्टैन को यह एहसास हो गया कि अगर वह ऐसा करेगा तो टिम सही मानसिकता के साथ स्कूल नहीं जा पाएगा। फिर स्टैन ने अपने आप को टिम के स्थान पर रखकर सोचना शुरू किया, अगर मैं टिम की जगह होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। फिर उसकी पत्नी ने तथा उसने मिलकर टिम की रुचिकर बातों की एक सूची बनाई। टिम को फिंगर पेंटिंग, गाना गाने तथा नए दोस्त बनाना पसंद था। फिर घर के सब लोग काम में लग गए। हम सब ने फिंगर पेंटिंग करना प्रारंभ कर दी। कमाल हो गया। मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े बेटे बॉब तथा मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। फिर टिम ने भी दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और वह कहने लगा कि हम सब उसे भी इस खेल का हिस्सा बना ले। फिर मैंने उसकी ही भाषा में यह समझाया कि फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए उसे किंडरगार्टन में जाना होगा। वहाँ पर उसे और भी मज़ेदार खेल सिखाए जाएंगे। अगली सुबह जब मैं काफ़ी जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो किंडरगार्टन जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ देर से पहुँच पाऊँ। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टिम में यह प्रबल इच्छा जागृत कर दी थी।
जो किसी धमकी या डर से पैदा नहीं हो सकती थी। अगली बार जब आपको भी किसी को कोई काम करने के लिए मनाना पड़े तो पहले स्वयं से पूछें, मैं इस व्यक्ति में यह काम करने की इच्छा कैसे जागृत कर सकता हूँ। इस प्रश्न से एक लाभ यह होगा कि हम बिना जाने बूझे किसी परिस्थिति में कूदने से तथा अपनी इच्छाओं के बारे में अर्थहीन बातें करने से बच जाएंगे। काफ़ी समय पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉल रूम को 20 रातों के लिए किराए पर ले लेता था, जिससे मैं वहां पर अपनी व्याख्यान माला का आयोजन कर पाऊँ। लेकिन एक बार अचानक मुझे यह सूचना दी गई कि इस बार मुझे पहले से 3 गुना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। एक बात और कि यह खबर जब तक मेरे पास पहुंची, उससे पहले ही टिकट छपकर बट भी चुके थे तथा व्याख्यान माला का सारा प्रचार कार्य भी हो चुका था। साफ सी बात थी, मैं इतना अधिक किराया नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल वाले मेरी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलेंगे। होटल का मालिक मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। मैं 2 दिनों बाद मैनेजर से मिलने गया तथा मैंने उससे कहा, हालांकि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। आपके स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी आपको इसी प्रकार का पत्र लिखता। आप होटल के मैनेजर हैं, जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेंगे। आपके ऐसा ना करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक कागज़ पर यह लिख ले कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे तथा कौन कौन सी हानियाँ। मैंने एक पेपर उठाकर उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी तथा एक ओर फ़ायदे तथा दूसरी ओर नुकसान शीर्षक लिख दिया। सबसे पहले मैंने लाभ वाली ओर लिखा, बॉल रूम फ्री। आपको लाभ यह होगा कि डांस तथा अन्य अवसरों के लिए आपका बॉल रूम खाली रहेगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जितना पैसा आप इन आयोजनों से कमा सकते हैं उससे कम पैसा व्याख्यान माला के लिए किराए पर देने से हो पाएगा, जिससे निसंदेह आपके हाथ से लाभ के कई अवसर छूट जाएंगे। अब हमें हानियों पर भी ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे बॉल रूम किराए पर देने से आपकी आमदनी बढ़ने के स्थान पर घट जाएगी। दरअसल आपकी बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि जितना किराया आप मांग रहे हैं उतना किराया तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। व्यवस्था में आयोजन कैंसिल करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और नुकसान है जो आपको सहना पड़ेगा। मेरी व्याख्यान माला में अनेक सुसंस्कृत तथा पढ़े लिखे लोग आपके होटल में आते हैं, जिससे आपके होटल का प्रचार प्रसार अपने आप ही हो जाता है। यदि आप अपने होटल का विज्ञापन किसी अखबार आदि में भी देंगे तो भी इतने लोग आपके होटल में नहीं आएंगे जितने कि मेरी व्याख्यान माला में आते हैं। इसके अलावा आपको विज्ञापन के लिए कम से कम $5000 तो ज़रूर खर्च करने होंगे। तो फिर मेरी व्याख्यान माला तो अपने आप ही आपके होटल की अच्छी पब्लिसिटी का माध्यम है। अपने बात स्पष्ट करते समय मैंने दोनों नुकसानों को उनके सही कॉलम में लिख दिया तथा फिर उस पेपर को मैनेजर को पकड़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप लाभ तथा नुकसान दोनों के बारे में ठंडे दिमाग से सोच लें तथा फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय सुना दे। मैं तो यह देखकर चकित रह गया जब उस मैनेजर का एक पत्र मुझे मिला जिसमें उसने मेरा किराया 300% के स्थान पर केवल 50% ही बढ़ाया था। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मैंने यह छूट पाने के लिए अपनी इच्छा मैनेजर को नहीं बताई थी।
मैंने तो उसी के बारे में सोचा था कि वह कैसे अपनी मनचाही चीज़ें प्राप्त कर सकता है। अगर मैंने भी वैसा ही किया होता जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति करता है, कि उसके ऑफिस का दरवाज़ा पटकते हुए अंदर घुस जाता और उससे कहने लगता कि यह तो सरासर अन्याय है कि आपने इतना किराया बढ़ा दिया। अब तो मेरे सारे टिकट भी छप चुके हैं, मैं इतना किराया किसी हालत में नहीं दूंगा। तब उसका क्या परिणाम निकलता? होटल मैनेजर तो और भी ज़्यादा इस बात पर अड़ जाता। फिर गर्मा गर्मी होती, बहस होती, तनातनी होती और परिणाम सब निरर्थक। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वह अपनी गलती कभी भी नहीं मानता और ना ही मेरी बात मानता। हेनरी फोर्ड ने भी मानवीय संबंधों की कला की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सफलता का सिर्फ एक ही रहस्य है और वह है कि हमें वह क्षमता हो कि हम अपने सामने वाले का दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता को समझ सके तथा किसी भी घटना को केवल अपने दृष्टिकोण से ही न देखे। यह कहावत इतनी स्पष्ट तथा सरल है कि हमें इसकी सच्चाई को पहली ही बार में समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 90% से अधिक व्यक्ति 90% से अधिक समय इसे अनदेखा करने में नष्ट करते हैं। इस बात का एक और ज्वलंत उदाहरण है। प्रतिदिन सुबह डाक से आई चिट्ठियों पर नज़र डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि अधिकतर लोग कॉमन सेंस के इस अत्यंत उपयोगी सिद्धांत की उपेक्षा करके उसकी आलोचना करते हैं। अब आप इस पत्र को ही ले जिसे एक विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख ने लिखा है और जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। यह पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने हर पैराग्राफ की अपनी प्रतिक्रिया उसके साथ में ही लिखी है। मिस्टर जॉन ब्लैंक, ब्लैंकविले, इंडियाना। माय डियर मिस्टर ब्लैंक, कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के उच्चतम शिखर पर अपनी स्थिति को हमेशा कायम रखना चाहती है। मेरी प्रतिक्रिया यह है, तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है इसकी परवाह कौन करता है। मैं तो स्वयं ही अपनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे मकान के कर्ज को बैंक फोरक्लोज कर रहा है। स्टॉक मार्केट नीचे गिरता जा रही है। आज सुबह मेरी ट्रेन भी छूट गई। मुझे इसीलिए ज़्यादा पैसे खर्च करके बस से जाना पड़ा। पिछली रात को मेरी पड़ोसी ने मुझे डांस पार्टी में भी नहीं बुलाया। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया है कि मैं उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हूँ। सिर में भी दर्द रहता है। मैं परेशान होकर ऑफिस जाता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा एक घमंडी इस बात पर ढींगे हाँक रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास है सब कुछ। इस एजेंसी के राष्ट्र एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। प्रतिवर्ष हम इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि और सभी एजेंसियों से आगे है और हम इस बिज़नेस में टॉप पर बैठे हैं। मेरी प्रतिक्रिया यह है, तुम बहुत महान हो, धनी हो, टॉपर हो। क्या यह सच है? अगर हो भी तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता। अब चाहे तुम अमेरिका की जनरल मोटर्स तथा जनरल इलेक्ट्रिक तथा जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ, मेरी दृष्टि में तो तुम एकदम मूर्ख हो। यदि तुम में ज़रा सी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह अनुभव अवश्य होता कि मेरी रुचि इस बात में क्यों होगी कि तुम कितने महान हो। मैं तो अवश्य ही महान दिखना चाहता हूँ। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा तो मुझे छोटा होने की अनुभूति करा रही है तथा मैं स्वयं को महत्वहीन समझ रहा हूँ।
हम तो केवल यही चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से अपने ग्राहकों की बेहतरीन सेवा कर सके। मेरी प्रतिक्रिया यह है, मैं यह चाहता हूँ, हम यह चाहते हैं, बार बार तुम यही बताते जा रहे हो। मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर सड़क चलते भिखारी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं, और तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे पत्र में कहीं भी इस बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। इसलिए क्या आप कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी विशेष सूची में जोड़ पाएंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग के समय के लिए विस्तृत जानकारी एजेंसी के लिए बहुत उपयोगी तथा कारगर सिद्ध होगी। मेरी प्रतिक्रिया यह है, विशेष सूची, तुम्हारा इतना साहस! पहले तो तुमने अपनी कंपनी के गुणों की महिमा सुनाकर मुझे अपनी ही दृष्टि में महत्वहीन बना दिया, और अब तुम मुझसे यह आशा संजोए बैठे हो कि मैं तुम्हारी कंपनी को विशेष सूची में नामांकित कर दूं, और तुम इतने कृतज्ञ हो कि तुमने कृपया तक लिखने का कष्ट नहीं किया। इस खत की तुरंत पावती भेजें और यह भी बताएं कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परस्पर सहयोग हम दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा। मेरी प्रतिक्रिया इस प्रकार है, अरे मूर्ख व्यक्ति, तुमने तो मुझे एक निरर्थक सा खत भेज दिया है। एक ऐसा खत जो ठीक उसी प्रकार बिखरा हुआ है जिस प्रकार से पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां बिखर जाती है। मैं तो अपने कर्ज, अपने रक्तचाप के बारे में पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। ऐसे में तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तसल्ली से बैठकर तुम्हारे पत्र को पढूं तथा उसकी पावती भी भेजूं, और वह भी तुरंत। अरे मैं खाली बैठा हूँ क्या? और हाँ, एक बात, और तुम मुझ पर आदेश चलाने वाले होते कौन हो? तुम्हारा कहना है कि इससे हम दोनों को ही लाभ होगा। चलो, तुमने मेरे बारे में सोचा तो सही, लेकिन मुझे तुम्हारे लाभ का तो पता है। हाँ, मुझे क्या लाभ होने वाला है इस बारे में तुमने कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है। आपका अपना जॉन डो मैनेजर, रेडियो विभाग। पुनश्च ब्लैंक विले जनरल से संलग्न रिप्रिंट आपको अवश्य पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर प्रसारित करना चाहोगे। मेरी प्रतिक्रिया इस प्रकार है, चलो, तुमने पुनश्च वाले कॉलम में किसी ऐसी बात का उल्लेख तो किया जो मेरे काम की है। फिर तुमने इसी बात से अपना पत्र प्रारंभ क्यों नहीं किया? अब उसका कोई लाभ नहीं। विज्ञापन जगत का एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी अधिक अनावश्यक बातें लिखकर दूसरों का समय नष्ट करने का अपराधी हो, वह निश्चित रूप से किसी मानसिक बीमारी का शिकार हुआ। तुम यह क्यों जानना चाहते हो कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो बस अपनी थायराइड ग्लैंड के लिए थोड़े से आयोडीन की आवश्यकता है। अब आप ही बताइए कि जिन लोगों का विज्ञापन जगत में से इतना लंबा संबंध रहा हो तथा जो लोग दूसरों को अपना गुलाम बनाने के लिए प्रभावशाली कला विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, यदि ऐसे लोग ही इतनी बेवकूफ़ी भरी चिट्ठी लिखते हैं
तो फिर एक मामूली से बूचर और बेकर या ऑटो मैकेनिक से आप क्या आशा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पत्र दिया जा रहा है जिसे एक बड़े फ्रेट टर्मिनल के सुपरिटेंडेंट ने हमारे कोर्स के एक विद्यार्थी एडवर्ड वॉर्मिलन को लिखा था। अब इस पत्र का उस विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आप पहले स्वयं इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बी जोरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रति मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन। प्रिय महोदय, हमारे सभी ग्राहक अपना अधिकतर सामान शाम को ही भिजवाते हैं, इसलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण हमारे यहाँ प्रायः भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हमारे कर्मचारी को छुट्टी के समय में भी काम करना पड़ता है। हमारे ट्रक देरी से निकल पाते हैं तथा कई बार तो माल पहुंचने में भी देर हो जाती है। 10 नवंबर को आपकी कंपनी ने जो 510 वस्तुओं की वापसी हमारे यहाँ भेजी थी, वह भी हमें शाम को ही 4:20 पर प्राप्त हुई थी। इस परेशानी से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। क्या आप इतना कष्ट कर सकते हैं कि आगे से जब भी आपको माल भिजवाना हो, ऐसा प्रयास करें कि या तो आपका ट्रक हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाए या फिर कुछ माल आप सुबह ही भिजवा दें। इस प्रकार की व्यवस्था करने से आपको भी लाभ होगा, क्योंकि इससे आपके ट्रक जल्दी ही खाली हो जाएंगे तथा आपको यह भी निश्चिंतता हो जाएगी कि आपका माल उचित समय पर उसी दिन निकल जाएगा। अब इस पत्र को पढ़कर बी जोरेगाज सन्स इंक के सेल्स मैनेजर मिस्टर वर्मिलन इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बारे में उन्होंने मुझे यह लिखकर भेजा। मुझ पर तो इस पत्र का विपरीत ही प्रभाव पड़ा। प्रारंभ से ही उन्होंने अपने पत्र में अपनी ही समस्याओं का रोना रोया था। इस बात में मेरी कोई भी रुचि नहीं थी। वे हमसे सहयोग को तो मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि क्या इन सब बदलावों से हमें भी कोई लाभ होगा। और अंत में उन्होंने यह और लिख दिया कि यदि हम उनके अनुसार करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा कि हमारा माल उसी दिन तुरंत रवाना हो जाएगा। इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि जिस बात में हमारी सबसे अधिक रुचि थी, उस बात को अंत में लिखा था। इसीलिए इस पत्र का सकारात्मक प्रभाव होने के बजाय नकारात्मक प्रभाव हो गया था। अब हम इस पत्र में कुछ अदला बदली करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका प्रभाव सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक। हम अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे। हम तो हेनरी फोर्ड के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए इस पत्र में अदला बदली करेंगे। इस पत्र को सही तरीके से कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह तो संभव हो सकता है कि यह तरीका ही भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, फिर भी पहले वाले से तो अच्छा ही है। मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन, ए जेरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रिय वर्मिलन साहब, आपकी कंपनी पिछले 14-15 वर्षों से हमारे साथ अच्छा व्यापार कर रही है और हम हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे अच्छे ग्राहक हैं। हम आपको और भी अच्छी तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हमें अत्यंत दुख है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ पहुँचते हैं
जैसा कि 10 नवंबर को भी हुआ था, तो ऐसा कर पाना हमारे लिए हमेशा संभव नहीं हो पाता। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई दूसरे ग्राहक भी शाम को ही देर से अपना माल हमारे यहाँ भेजते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि आपके ट्रकों को काफ़ी देर तक यहाँ रुकना पड़ता है और इसी कारण आपका माल भी देर से पहुँचता है। इसमें आपका और हमारा दोनों का ही समय बर्बाद होता है। ऐसा हम दोनों के लिए ही हानिकारक है, इसलिए इससे बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। यदि आप अपना माल सुबह के समय भिजवा दें तो आपके ट्रक जल्दी से खाली हो जाया करेंगे, आपका माल समय पर ही पहुंच सकेगा तथा हमारे कर्मचारी आपके द्वारा बनाए गए मैकरोनी तथा नूडल्स के आदि का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए समय से घर पहुंच सकेंगे। हमें तो बस आपको बेहतरीन तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने में ही आनंद आएगा, चाहे आपका माल कभी भी पहुंचे। हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस पत्र का उत्तर देने का कष्ट बिल्कुल भी ना करें। न्यूयॉर्क के एक बैंक में कार्यरत बारबरा एंडरसन फिनिक्स एरिज़ोना में रहना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए उसने फिनिक्स के 12 से 13 बैंकों को यह पत्र लिखा। डियर सर, आपके बैंक के विकास हेतु मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफ़ी काम आ सकता है। इस समय मैं न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मुझे बैंकिंग के सभी पहलुओं जैसे क्रेडिट लोन, टेलर तथा प्रशासन आदि सभी का अच्छा ज्ञान है। मैं मई के महीने से फिनिक्स में रहने आ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सेवाएं आपके बैंक के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। मैं 3 अप्रैल वाले हफ्ते में फिनिक्स में ही रहूंगी और मैं चाहूँगी कि आप देख लें कि मैं किस प्रकार आपके बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अब आपको क्या लगता है कि मिसेज एंडरसन को अपने इस पत्र का जवाब मिला होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक आध बैंक को छोड़कर सभी ने उनके इस पत्र का जवाब ज़रूर दिया होगा, क्योंकि एंडरसन ने कहीं भी यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती है, बल्कि उन्होंने केवल बैंक के विकास के लिए अपनी सेवाएं देने के बारे में कहा था। उनका पूरा ध्यान बैंक की सेवाओं पर केंद्रित था, ना कि अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति पर। आज आपको अनगिनत सेल्समैन फुटपाथ पर हताश, चिंतित, थके हारे से घूमते दिख जाएंगे। कारण फिर वही, वे केवल अपने लाभ, अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते हैं, कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं या आप वह चीज़ क्यों खरीदें। लेकिन हर कोई हमेशा अपनी ही समस्या को सुलझाना चाहता है। यदि सेल्समैन हमें अपनी बातों से यह अनुभव
करा दे कि उसके माल को खरीद कर हमारी समस्याएं क्यों और कैसे सुलझ सकती है, तो उसे अपना माल बेचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो अपने आप ही उसका सामान खरीदने में रुचि दिखाएंगे। एक और पते की बात, ग्राहक को हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि वह सामान खरीद रहा है, ना कि यह कोई सामान आपको ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है। यही तो कारण होता है कि बहुत से सेल्समैन जीवन भर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे हमेशा ही अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ना कि ग्राहक के दृष्टिकोण से। इसी का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। कई वर्षों तक मैं फॉरेस्ट हिल्स में रहा हूँ, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के मध्य में निजी मकानों की एक छोटी सी कॉलोनी थी। एक बार मैं तेज़ी से स्टेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हो गई, जो उस इलाके में कई वर्षों से ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेंसिक हिल्स की भी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया कि मेरा स्टको घर मेटल लैथ से बना है या हॉलो टाइल्स से। उसने कह दिया कि वह इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने आप ही उसने मुझे एक ऐसी बात भी बताई जो मुझे पहले से ही मालूम थी कि मैं इसकी जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह उसका एक पत्र मुझे मिला, लेकिन उस पत्र में उसने मेरे मकान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वह मिनटों में मेरे मकान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वह मिनटों में यह जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने ज़रा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहा। उसने मुझे एक बार फिर यह बताया कि इसकी जानकारी मैं टेलीफ़ोन करके ले सकता हूँ, और फिर बाद में यह भी कह दिया कि मैं उससे अपना जीवन बीमा करवा लूँ। मतलब वह केवल स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता था और कोई मदद करने में उसकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। बर्मिंघम अल्बामा के जे हॉवर्ड ल्यूकास ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के विषय में बताया, जिन्होंने एक जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से काम किया। कई वर्षों पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में ही मैनेजमेंट टीम का हिस्सा था। हमारे ऑफिस के निकट में एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। हर इलाके के कुछ एजेंट निश्चित कर दिए गए थे तथा इसी समय के अनुसार हमारी कंपनी के हिस्से में 2 एजेंट आए थे, जिनके नाम मैंने जॉन एवं कार्ल रख दिए थे। फिर एक दिन कार्ल हमारी ऑफिस से आकर बताने लगा कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रारंभ की है, जिसमें हमारे बाद में रुचि पैदा हो सकती है, और जब पॉलिसी के बारे में सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा तो फिर से हमारे पास आएगा। जॉन ने भी उसी दिन हमें फुटपाथ पर देख लिया और वह भी चिल्लाकर कहने लगा कि ल्यूक, ज़रा रुको तो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक शानदार सूचना है। उसने उत्साहपूर्वक रोमांचित होते हुए कहा कि उसकी कंपनी ने एक बड़ी ही शानदार पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी के बारे में कार्ल ने बड़े आसान ढंग में जिक्र किया था। फिर जॉन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसके पहले ग्राहक बन जाएं। फिर उसने हमें उस पॉलिसी की विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा अपनी बात को यह कहते हुए विराम चिन्ह लगाकर कि यह पॉलिसी एकदम नई नवेली है और मैं कल ही ऑफिस जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लूँगा। इस अवधि में हम दूसरी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ले तथा फॉर्म आदि हस्ताक्षर करके भिजवा दे, जिससे कंपनी व्यक्तिगत सेवाएं भी आपको प्रदान कर सके। उसकी बातें इतनी उत्साहपूर्वक थी कि हम भी बहुत उत्सुक हो गए।
उस पॉलिसी को कराने के लिए, जबकि हमें उस पॉलिसी की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। बाद में हमें जो भी जानकारी मिली वह जॉन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही थी, और उसका परिणाम यह निकला कि जॉन ने हम में से प्रत्येक को एक पॉलिसी बेच दी, बल्कि इससे हमारा कवरेज भी कई गुना बढ़ गया। हम यह पॉलिसी कार्ल के माध्यम से खरीद सकते थे, लेकिन उसने तो हमारी इच्छा रूपी आग को हवा देने की कोशिश भी नहीं की थी। यह पूरा संसार स्वार्थी लोगों का जमघट है, जो केवल अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन स्वार्थी लोगों की भीड़ में एक दो मनुष्य ऐसे भी मिल जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग स्वयं का लाभ कभी नहीं चाहते, फिर भी यह लाभ उन्हें अपने आप मिल जाता है। कारण ऐसे लोगों के प्रतियोगी नाम मात्र के ही होते हैं। ओवेन डी यंग, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एवं महान बिजनेस लीडर थे, उन्होंने एक बार कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों के स्थान पर रख सकते हैं, जो दूसरों के मस्तिष्क के काम करने की योजना को समझ जाते हैं, उन्हें तो इस बात की चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए कि उनका भविष्य उज्जवल होगा या अंधकार में। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़कर केवल यही एक बात गांठ बांध ले कि किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचा जा सकता है तथा स्थिति को दृष्टिकोण के नज़रिए से देखा जा सकता है, तो यह आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने तथा किसी काम की इच्छा जागृत करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक शोषण करना चाहते हैं, या फिर अपना उल्लू सीधा करके कोई काम निकालना चाहते हो। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें दोनों का ही लाभ हो, जैसा कि मिस्टर वर्मिलन द्वारा लिखे गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले दोनों का ही लाभ हुआ। मिसेस एंडरसन तथा बैंक दोनों को ही उस पत्र से लाभ हुआ, क्योंकि मिसेस एंडरसन को एक बहुत अच्छी मनचाही नौकरी मिल गई थी तथा बैंक को एक बढ़िया तथा योग्य कर्मचारी मिल गया था। उसी प्रकार बीमा करने वाले मिस्टर जॉन को मिस्टर ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिल गया था तथा उधर मिस्टर ल्यूकास को भी एक बढ़िया बीमा पॉलिसी प्राप्त हो गई थी। सेल ऑयल कंपनी के माइकल ई वीडन का अनुभव भी इसी बात का उल्लेख करता है कि किस प्रकार दूसरे व्यक्ति में काम करने के प्रति रुचि पैदा करके दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। माइकल वारविक रोड आइलैंड में इस कंपनी का टेरिटरी सेल्समैन है। माइक चाहता था कि वह अपने ज़िले का टॉप सेल्समैन बन जाए, लेकिन एक सर्विस स्टेशन के कारण वह टॉप का सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बूढ़ा हो चुका था तथा वह आधुनिकीकरण के पक्ष में नहीं था। इस स्टेशन की हालत काफ़ी ख़राब तथा खस्ता हाल थी, इसलिए वहाँ पर बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। माइक ने बहुत कोशिश की कि मैनेजर को राज़ी कर सके कि वह स्टेशन का आधुनिकीकरण करा ले, लेकिन माइक को इस बहस का कोई भी लाभ होता नहीं दिख रहा था। फिर माइक ने निर्णय किया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया सेल स्टेशन दिखाने ले जाएगा। नए स्टेशन की सुविधाओं को देखकर मैनेजर दंग रह गया तथा माइक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बाद में जब उसने देखा कि मैनेजर ने अपने स्टेशन का नवीनीकरण
करवा लिया और उसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई थी। फिर माइक अपने ज़िले के टॉप स्पॉट पर पहुंच गया। तो बस वही बात, चर्चाओं से, बहसों से, तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं हुआ। मैनेजर के मन से तीव्र इच्छा जागृत करने से, उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से दोनों का ही लाभ हुआ, माइक का भी और मैनेजर का भी। कैलकुलस के रहस्य भी जान जाते हैं, लेकिन यह बात कभी भी नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क काम किस प्रकार से करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बार मैंने इफ़ेक्टिव स्पीकिंग पर नौजवान कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए एक कोर्स का आयोजन किया। इन सभी युवाओं का एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता कॉरपोरेशन के कर्मचारी के रूप में कार्य करना था। उनमें से एक प्रतिभागी दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे सभी खाली वक्त में बास्केटबॉल खेला करें। उसने उनसे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम सभी बास्केटबॉल खेलना प्रारंभ कर दो। मैं तो यह खेल खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, लेकिन जिम में मुझे इस खेल के लिए पर्याप्त खिलाड़ी मिल नहीं पाते। इसलिए तुम सब आज रात को जिम में ज़रूर आना, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। तनिक ध्यान दीजिए, क्या उसने एक बार भी कभी इस बात की चिंता की थी कि आपकी क्या इच्छा है? आप जिम में क्यों जाना चाहोगे? आप क्यों परवाह करेंगे कि वह क्या चाहता है? इसके स्थान पर यदि उसने अपने साथियों से कहा होता कि उन्हें जिम्नेजियम में जाने से अनेक लाभ मिलेंगे, जैसे उनका उत्साह बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी, फिर दिमाग तेज़ी से काम करेगा और खेल खेलने में आनंद तो आएगा ही। तो ज़रूर उसके साथियों ने उसकी बात पर विचार किया होता और लाभ भी दोनों का ही होता। इसलिए मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की लाभदायक सलाह को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जागृत करें। जिसने यह काम कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, और जो यह काम करने में असफल रहेगा वह अकेला ही रह जाएगा। हमारे प्रशिक्षण शिविर में एक विद्यार्थी ऐसा था जो अक्सर अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहता था। कारण बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं था, इसलिए उसका वज़न भी काफ़ी कम था। उस बच्चे पर भी माँ बाप द्वारा वही तरीके इस्तेमाल किए गए जो हर माँ बाप करते हैं। वे उसे डांटते चिल्लाते रहते थे। कोई कहता था, तुम जल्दी से यह खा लो वरना पिटाई हो जाएगी, तो कोई कहता था, तुम जल्दी से खाकर बड़े हो जाओ। लेकिन क्या बच्चे ने कभी भी इन बातों को इससे ज़्यादा महत्व दिया होगा जितना महत्व कोई आदमी रेत से भरे बीच पर रेत के एक अंश की ओर देता है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी उम्मीद भी नहीं करेगा कि एक 3 साल का छोटा सा मासूम बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए से देखे, किंतु उसके पापा तो उससे यही उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन फिर उसके पिता को अपनी गलती एहसास
हो गया कि वह सरासर बेवकूफ़ी कर रहा है। मुझे अपनी इच्छा का त्याग करके यह सोचना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। इस प्रकार सोचने पर उनके सामने समस्या का हल भी साफ नज़र आने लगा। बच्चे को अपनी तिपहिया साइकिल ब्रुकलिन के घर के सामने चलाना बहुत अच्छा लगता था। इसी मोहल्ले में एक बड़ा बच्चा रहता था जो उस छोटे बच्चे को साइकिल छीनकर चलाने लगता था। फिर छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास आता था और माँ बड़े बच्चे को साइकिल से उतारकर छोटे बच्चे को उस पर बैठा देती थी। यह लगभग हर रोज़ का काम था। बच्चे की मानसिकता को जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की आवश्यकता नहीं थी। उसका गर्व, उसका गुस्सा, उसकी उत्तम दिखने की महत्वाकांक्षा, सब कुछ उसकी माँ चुटकियों में ही समझ जाती थी। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ का कहना मानकर ठीक से खाएगा तो एक दिन वह स्वयं ही उस बड़े बच्चे से बदला ले सकेगा। फिर तो जैसे बच्चे पर उस गुंडे बच्चे को मारने का भूत सवार हो गया और उसी दिन से उसने ठीक से खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा हरी सब्जियां, दूध, पनीर, फल, रोटी सब कुछ बहुत शौक से खाने लगा ताकि बड़ा होकर उसे बच्चे से बदला ले सके। इस समस्या का समाधान हो जाने पर माँ बाप ने उस बच्चे की दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। वह बच्चा रात को सोते सोते बिस्तर गीला कर दिया करता था। वह बच्चा रात को अपनी दादी माँ के पास सोता था। दादी सुबह उठने पर अक्सर कहती थी, देखो जॉनी बेटे, तुमने कल रात को फिर से बिस्तर में सूसू कर दी। फिर बच्चा जवाब देता था, नहीं नहीं दादी, मैं सूसू नहीं किया है। मैंने सूसू नहीं किया है, आपने ही कर दिया होगा। चीखने चिल्लाने, डांटने, फटकारने, उसे लज्जा का भाव दिलाने से, बार बार उसे बताने से कि यह करना गंदी बात है या फिर मम्मी पापा को यह पसंद नहीं है, किसी भी तरह समस्या का समाधान नहीं निकला। फिर माँ बाप ने स्वयं से प्रश्न किया, हमें बच्चे के मन में यह इच्छा जागृत करनी होगी कि वह बिस्तर गीला ना करे। फिर उन्होंने बात की तह तक जाना उचित समझा। आखिर बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो यह है कि वह अपने पापा की तरह पजामा पहनना चाहता था, अपनी दादी की तरह नाइट गाउन नहीं। दादी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वह बिस्तर गीला करना छोड़ देगा तो वे उसे एक नहीं दो पैजामे दिलवा देंगे। दूसरी बात, बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था, इसलिए उसकी दादी ने उसको यह बात भी मान ली। फिर उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्स गर्ल से कहा, हमारे यहाँ नन्हे महाशय को कुछ विशेष खरीदारी करनी है। सेल्स गर्ल ने भी उसे तनिक अधिक ही महत्व देते हुए कहा, कहिए यंग मैन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बच्चा भी कुछ तनकर कहने लगा, मुझे अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदना है। जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी मम्मी उसके लिए खरीदना चाहती थी तो माँ ने सेल्समैन को संकेत कर दिया और फिर उस सेल्समैन ने भी उस बच्चे को वह बिस्तर खरीदने के लिए राज़ी कर लिया। बिस्तर घर पर पहुंचा
हो चुका था। जब रात को उसके पापा ऑफिस से घर लौटे तो बच्चा दौड़ता हुआ आया और पापा को अपना बिस्तर दिखाने ले गया। वह बहुत उत्साहित था। वह कहने लगा कि यह बिस्तर वह खुद खरीद कर लाया है। पिता ने भी चार्ल्स श्वाब की सलाह पर अमल किया तथा उस बिस्तर को देखकर उसकी खुले दिल से भरपूर सराहना की। फिर पिता ने यह कहा, लेकिन इतना सुंदर बिस्तर तो तुम गीला करके ख़राब कर दोगे। बच्चे ने तुरंत कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो इस बिस्तर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा। बच्चे ने भी अपने फ़ायदे पर अमल किया। आखिर यह वादा उसके गर्व से जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए स्वयं ही बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपने पापा की तरह पैजामा पहनकर सोया था। वह स्वयं को पापा की ही तरह बड़ा समझ रहा था। हमारे कोर्स के ही एक अन्य विद्यार्थी के.टी. डचमैन, जो टेलीफोन इंजीनियर थे, वे भी अपनी 3 वर्षीय बेटी को नाश्ते के लिए राज़ी नहीं कर पाते थे। बच्ची इतनी जिद्दी थी कि उस पर भी डांट, फटकार या प्यार किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता था। फिर माता पिता ने स्वयं से ही प्रश्न किया, हम क्या ऐसा करें जो हमारी बच्ची में खाने की इच्छा जागृत हो जाए। उस छोटी बच्ची को अपनी मम्मी की नकल उतारने में बड़ा आनंद आता था। वह जल्दी से ही मम्मी की तरह बड़ी होना चाहती थी। फिर एक सुबह उन्होंने बच्ची से कहा कि वह मम्मी की तरह अपना नाश्ता स्वयं बनाए। उन्होंने बच्ची को गैस के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता बना रही थी, उसी क्षण उसके पापा रसोई में आ गए और तुरंत उस बच्ची ने पूरे उत्साह से कहा, देखो पापा, आज मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। उस दिन तो उस बच्ची ने बिना किसी के कहे ही 2 बार नाश्ता किया। यानी उसकी उस नाश्ते में रुचि तो थी, वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। उसने नाश्ता तैयार करने में आत्म अभिव्यक्ति का एक नवीन मार्ग खोज लिया था। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य के स्वभाव की सर्वोत्तम आवश्यकता होती है, ऐसा विलियम विंटर ने एक बार कहा था। फिर हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अपने व्यापार में क्यों नहीं उतार सकते। जब भी कोई अच्छा विचार हमारे मस्तिष्क में आए तो हमें उसे अपने विचार के रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसे प्रयास करना चाहिए कि वह अपने आप ही आ जाए। फिर वह विचार उन्हें अपना विचार लगेगा और वे उसे पसंद करने लगेंगे और फिर वे आपकी इच्छा का पालन भी आपके कहे बिना ही करने लगेंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखें, सर्वप्रथम सामने वाले व्यक्ति में किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा जागृत करें। जिसने यह कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में, और जो यह नहीं कर सकता वह तो अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जागृत करें।